इजराइल कुछ भी कर ले लेकिन हिजबुल्लाह को नहीं रोक सकता। हिजबुल्लाह ने 320 रॉकेट दागने के बाद इजराइल से कहा कि हमने अपने कमांडर की मौत का बदला पूरा कर लिया है, अब हम हमला नहीं करेंगे। हालांकि हिजबुल्लाह ने यह भी कहा था कि हम आकलन करेंगे, अगर हमें लगेगा कि हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है तो हमला हम फिर से कर देंगे। और कल हिजबुल्लाह ने फिर से हमला कर दिया और एक बार फिर से इजरायली यहूदियों के घर को नुकसान पहुंचा है। हिजबुल्लाह के एक ड्रोन हमले की खबर इजरायली मीडिया की तरफ से दी गई है और कुछ इस तरह के फुटेज भी सामने आए हैं। इजरायली यहूदियों के घर में आग लग गई है, जो वहां पर मुर्गी पालन वगैरह है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गए हैं। तो हिजबुल्लाह लगातार हमले जारी रखे हुए है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हमास और इजराइल से बड़ी जंग अब शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया की नजर अब उस तरफ है। अमेरिका भी लगातार इजराइल को समर्थन देने की बात कर रहा है। पेंटागन ने कहा है कि हमने टोही ड्रोन जो है हिजबुल्लाह का, उसकी इंफॉर्मेशन इजराइल को दी। साथ ही साथ जो खुफिया जानकारी हिजबुल्लाह को लेकर आ रही है, हम लगातार इजराइल को दे रहे हैं। ईरान को लेकर खबरें काफी चल रही थी कि ईरान इजराइल के ऊपर हमला करेगा। काफी सारे लोगों का ऐसा मानना था कि ईरान अरबाइन के बाद हमला करेगा, लेकिन ईरान हिजबुल्लाह को आगे बढ़ा रहा है। यह बात अमेरिका और इजराइल भी कह रहे हैं कि ईरान डायरेक्ट हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह जो कुछ कर रहा है उसके पीछे ईरान का ही हाथ है। फिलहाल अरबाइन भी अब हो चुका है। अरबाइन क्या है इसके बारे में आपको बता देता हूं। अरबाइन एक यात्रा है जिसको धार्मिक यात्रा भी कहते हैं। हज से भी ज्यादा लोग यहां पर पहुंचते हैं। यह यात्रा इराक के अंदर होती है। करबला जहां पर बनी हुई है, इमाम हुसैन का जहां पर रोजा है, वहां पर हर साल तकरीबन 2 करोड़ लोग पहुंचते हैं और ये शिया मुसलमान होते हैं। अरबाइन का मतलब होता है 40। इसको इमाम हुसैन का 40वां भी कहा जाता है, क्योंकि इमाम हुसैन की शहादत 10 मुहर्रम को हुई थी, तो 40 दिन के बाद शिया मुसलमान उनके रोजे पर पैदल जाते हैं। बहुत लंबा लंबा सफर पैदल तय करते हैं और रास्ते में शिया लोग जो हैं वो उनके खाने पीने का इंतजाम भी करते हैं। मातम करते हुए, गम मनाते हुए लोग इमाम हुसैन के रोजे तक पैदल जाते हैं। हर साल वहां पर करोड़ों लोग पहुंचते हैं। इस बार 2,14,80,525 लोगों की गिनती की गई है कि इतने लोग वहां पर पहुंचे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा इसको बताया जाता है। सिर्फ ईरान से 40 लाख लोग करबला पहुंचे हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट का यही मानना है कि ईरान जरूर बदला लेगा। सिर्फ इसी अरबाइन की वजह से ईरान रुका हुआ था, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में शिया लोग वहां पर पहुंचते हैं और ये यात्रा शियाओं के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी यात्रा मानी जाती है। फिलहाल शिया लोगों का यह सफर इराक के करबला में होता है। ईरान से 40 लाख लोग इराक तक पहुंचे हैं और उसी इराक और ईरान के बॉर्डर पर कल रात एक बड़ा हादसा भी हुआ है। खबरें ऐसी आ रही हैं कि एक तेल के टैंकर में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद तकरीबन वहां पर 12 तेल के टैंकर बुरी तरह से ब्लास्ट हो गए। कुछ लोगों की वहां पर मौत भी हुई है, कुछ घायल भी हुए हैं। यह हादसा इत्तेफाकन हुआ है या फिर इसके पीछे किसी की साजिश है, पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट 12 टैंकरों में हुआ है, इराक और ईरान के बॉर्डर पर ही। ईरानी सेना के एक अधिकारी ने कहा है कि ईरान दुश्मन के मीडिया गेम और उकसावे के जाल में नहीं फंसेगा। इस्लामिक रिपब्लिक खुद तय करेगा कि बदला कैसे लेना है और प्रतिरोध की धुरी इस संबंध में अलग से चलेगी, जैसा कि हमने कुछ दिन पहले देखा था। इजरायली मीडिया बहुत सारी उकसावे वाली बातें ईरान को लेकर चला रहा है। ईरान का यही कहना है कि हम उकसावे में नहीं आएंगे, ये हम तय करेंगे कि हमला कब और कैसे किया जाएगा, लेकिन किया जरूर जाएगा। दोस्तों खबरें और भी हैं, सारी खबरों को आगे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इस बंदे की बात कर लेता हूं। यह है ब्राजील के राष्ट्रपति लूला। जो काम इस्लामिक देशों के नेता नहीं कर रहे हैं वो ये खुलकर कर रहे हैं। इस्लामिक देशों के नेता तो अपने देश के अंदर फिलिस्तीनी झंडा फहराने के चक्कर में कई सारे लोगों को जेल के अंदर डाल चुके हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति ब्राजील के गले में ही फिलिस्तीन का झंडा डाले हुए फिरते हैं, कैफिया डालते हैं। फिलिस्तीन का जो ट्रेडिशनल रुमाल है, आपने देखा होगा इस तरह का, अपने गले में डाले हुए हैं लूला, और इस रुमाल पर लिखा हुआ है यरूशलेम हमारा है और हम आ रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। इस तरह से एक नॉन मुस्लिम देश के राष्ट्रपति इतना ज्यादा खुलकर सपोर्ट में हैं फिलिस्तीन के, लेकिन जिनका फिलिस्तीन है, जिनकी मस्जिद अक्सा है, वो चुपचाप तमाशा देखते हैं। फिलहाल तुर्की, कतर और बहरीन, कुछ और संगठनों ने इजराइल के कट्टरपंथी नेता राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री के उस आह्वान पर विरोध दर्ज कराया है।
लास्ट वीडियो में ही आपको बता चुका हूं कि बेन गविर ने कहा कि मस्जिद अक्सा में हम अपना आराधनालय बनाएंगे। उस आराधनालय पर यूनाइटेड नेशंस, तुर्की और कतर, बहरीन समेत कई सारे देशों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। हमास ने भी इजराइल के इस कट्टरपंथी नेता के इन बयानों की कड़े शब्दों में निंदा की है और धमकी दी है कि अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो फिर बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। साथ ही साथ इजराइल के जो लोग हैं, मैं आपको पिछली वीडियो में ही बता चुका हूं, इजराइल के बहुत सारे बड़े बड़े नेता, विपक्षी नेता बेन गविर को कह रहे हैं कि बेन गविर जो है वो आतंकियों को सपोर्ट करता है। जो इजरायली आतंकी हैं, इजरायली सरकार की नजर में भी जो हर जगह गुंडागिर्दी करते हैं, उनको सपोर्ट करता है और आतंकियों वाली सोच रखता है। ये इजराइल के लिए भी अच्छा नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये इजराइल के सैनिक हैं। पिछले 48 घंटे में गाजा के अंदर हमास ने इनको खत्म कर दिया। दोस्तों, टेलीग्राम के मालिक को जो फ्रांस के अंदर गिरफ्तार किया गया है, उनको जेल के अंदर बंद कर दिया है। अब सीआईए और मोसाद भी वहां पर पहुंच गए हैं। खबरों के मुताबिक बहुत सारी जानकारी उनसे सीआईए और मोसाद निकाल रहा है। टेलीग्राम की जो कीज है उनको भी सीआईए और मोसाद अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, ताकि टेलीग्राम को भी फिर अपने हिसाब से वो दुनिया में रन करा सके। फिलहाल बहुत मुश्किल है इनका छूटना, क्योंकि ये उन लोगों के चंगुल में फंस चुके हैं जिसके लिए सबसे बड़ा सरदर्द ये बने हुए थे। फिलहाल खबरें ऐसी आ रही हैं कि शायद ये अपने गर्लफ्रेंड की वजह से इस मुश्किल में फंसे हैं। कई सारे रिपोर्ट्स का ऐसा मानना है कि कहीं हनी ट्रैप का शिकार तो नहीं हो गए टेलीग्राम के मालिक, क्योंकि ये अपने प्राइवेट जेट से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्रांस जा रहे थे। इनके पास प्राइवेट जेट है, उस जेट में इनकी गर्लफ्रेंड भी बैठी हुई थी, दोनों वहां पर घूमने जा रहे थे, जबकि इनको पता है कि इनके खिलाफ फ्रांस ने भी गिरफ्तारी वारंट निकाल रखा है। यूरोपीय यूनियन ने गिरफ्तारी वारंट निकाल रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये अपने प्राइवेट जेट में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ्रांस जा रहे थे। इनकी गिरफ्तारी में इनके गर्लफ्रेंड का भी हाथ हो सकता है, ऐसी भी चीजें सामने आ रही है। फिलहाल इनकी गर्लफ्रेंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि टेक्नोलॉजी पर इन्हीं लोगों का राज चल रहा है। मार्क जुकरबर्ग भी इनके इशारों पर नाचता है। बहुत सारी फोटोज को, वीडियोस को फेसबुक से, इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया जाता है जो इनके मतलब की नहीं होती है। मार्क जुकरबर्ग ने आज एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। कोरोना काल आप लोगों को याद होगा, कोरोना काल में बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे फोटोज, पोस्ट डिलीट कर दी जाती थी। फेसबुक, इंस्टाग्राम उसको सेंसर कर देता था। मार्क जुकरबर्ग ने अब खुलासा किया है, मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूं कि कोरोना काल में कमला हैरिस और जो बाइडेन के अंडर में मैंने काम किया। इनके दबाव में आकर मैंने बहुत सारी कोरोना से जुड़ी इंफॉर्मेशन को सेंसर किया। जो बाइडेन को क्या डर था, कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो लोगों तक पहुंच जाती, जिस इंफॉर्मेशन को वो सेंसर करवाते रहे। बहुत सारी वीडियोस, फोटोज, पोस्ट डिलीट हो रही थी कोरोना काल में, आपने देखा होगा, सेंसर कर दिया जा रहा था। अब ये शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरह से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। जो इनके मतलब की बात होगी उसको बड़ा चढ़ाकर दुनिया के सामने दिखाएंगे, और जो इनके मतलब की बात नहीं होगी उसको सेंसर कर दिया जाता है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच भी लगातार जंग जारी है। रूस ने कल यूक्रेन के ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है। 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। हमला कितना बड़ा किया है रूस ने यूक्रेन के ऊपर, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इस एक हमले में $1.3 बिलियन का खर्च हुआ है। $1.3 बिलियन। तो हमला कितना खतरनाक होगा रूस का यूक्रेन पर, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस आ चुके हैं। यूक्रेन दौरे पर गए थे। यूक्रेन दौरे पर जाने से पहले काफी सवाल उठ रहे थे कि क्यों जा रहे हैं मोदी ऐसे टाइम में जब जंग छिड़ी हुई है। काफी सारे लोगों ने कहा कि रूस की यात्रा पर गए थे, वहां पर जाकर व्लादिमीर पुतिन को गले लगाया था, तो अब यूक्रेन के दौरे पर जाकर थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल यूक्रेन दौरा खत्म हुआ, वहां पर जाकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गले लगाया। नरेंद्र मोदी वापस आए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम चाह रहे थे कि भारत के अंदर शांति सम्मेलन हो, भारत के अंदर हम शांति सम्मेलन कराएं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ा। हम चाह रहे थे कि भारत के अंदर शांति सम्मेलन कराएं, लेकिन हम नहीं कराएंगे, क्योंकि भारत वो देश है जो स्विट्जरलैंड के अंदर जब हमने शांति सम्मेलन कराया था उसमें शामिल नहीं हुआ था। तो इस तरह की सोच ज़ेलेंस्की भारत को लेकर रखता है। फिलहाल अमेरिका ने रूस के इस हमले की निंदा की और कहा है कि कुछ भी कर ले रूस, लेकिन हम समर्थन करना यूक्रेन का नहीं छोड़ेंगे। इस रिपोर्ट में इतना ही।
कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कुछ अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।